सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। टैग क्लासेज मोतिहारी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का बेहतरीन सॉल्यूशन, जिसे हम आपके साथ सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, फीफा विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश ने जीता। देखिए, फीफा विश्व कप यह एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ है जो पूरी दुनिया में फुटबॉल का विश्व कप का आयोजन कराता है। तो वही हमारा फीफा विश्व कप 2022, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसे हम नॉर्मली देखने का प्रयास करेंगे। 2022 का जो फीफा का विश्व कप विजेता जो था, अर्जेंटीना था, और इसने तीसरी बार फीफा विश्व कप जीता। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। किसे हराकर? फ्रांस को हराकर। देखिए, फीफा विश्व कप जो है अरब प्रायद्वीप में पहली बार इसका आयोजन किया गया, कतर देश में। तो अगर क्वेश्चन यहां से भी रह सकता है कि अरब प्रायद्वीप में होने वाला फीफा विश्व कप किस देश में हुआ, तो हमारा यहां पे आंसर कतर होगा। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई है। अर्थात कहने का मतलब है कि विश्व बैंक ने अपना एक डेटा जारी किया है और उसमें 2011 से 2019 के बीच में गरीबी दर में कितनी कमी आई है। तो कम देखिए, 2011 में भारत में गरीबी दर लगभग 22.5% रहा और 2019 में यह घटकर 10.2% हो गया। इन दोनों का डिफरेंस हम अगर निकालते हैं तो 12.3%। तो यही तो हमारा हल प्रश्न पूछ रहा है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के बीच में भारत में अत्यधिक गरीबी दर में किस दर से कमी आई, तो किस दर से? 12.3% की दर से। क्लियर? नीति आयोग ने भी अपनी बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया और उसमें भारत में गरीबी दर 11.28% का अनुमान लगाया। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। देखिए, राज्यसभा, सबसे पहले राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है और इसी में राज्यसभा की सीटों की मैक्सिमम संख्या 250 रखा गया है। इस 250 में से 238 राज्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। राज्यों द्वारा निर्वाचित और जो 12 सदस्य बच गए ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। और ये जो 12 सदस्य जो होंगे राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होंगे, या तो वे कला के क्षेत्र में बेहतरीन प्रयास किए होंगे, काम किए होंगे, या वे समाज के क्षेत्र में या कल्याण के क्षेत्र में। तो इन सारी क्षेत्रों से मैक्सिमम 12 सदस्यों का राज्यसभा में नियुक्ति होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, श्री कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापन का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो यहाँ पे कुचिपुड़ी हमारा हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी जो है उड़ीसा का है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है और ये हमारा भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। क्लियर? टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है, जिनमें से ये प्रमुख हमारा कुचिपुड़ी, उड़ीसा, कथक, भारतनाट्यम, मणिपुरी, ये सारे नृत्य आते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया। कहने का मतलब है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर और यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया। देखिए, तो यहाँ पे इसका प्रारूप और योजना का नेतृत्व किसने बनाया था, किसने तैयार किया गया था। तो देखिए, हमारा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, इस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया। कृषि क्षेत्र पर जितना लक्ष्य रखा गया था उससे अधिक की प्राप्ति हुआ। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, इसमें उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र और विदेशी मुद्रा की भंडारण में कमी, इसी क्षेत्र पर बल दिया गया। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा मॉडल किसने तैयार किया था? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना का हमारा यहाँ पे पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। क्लियर? इसी पहली पंचवर्षीय योजना में आपको डीवीसी दामोदर नदी घाटी परियोजना, उसके बाद भाखरा नंगल परियोजना, उसके बाद हीराकुंड
परियोजना, हीराकुंड परियोजना का निर्माण हुआ पहली पंचवर्षीय योजना में, ताकि यहां से सिंचाई के माध्यम से कृषि के उपज को और बढ़ाया जा सके। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार का मतलब होता है व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता, यानी जीवन की मूलभूत जरूरतें, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसकी चर्चा की गई है। क्लियर? भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसकी चर्चा की गई है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो किसी भी आपातकाल के दौरान, चाहे वह राष्ट्रीय हो या स्थानीय हो। अच्छा, एक बात बताइए आप, किसी भी आपातकाल के दौरान 12 से 35 तक के अनुच्छेद को आप निलंबित कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। इसको आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, चाहे वह आपातकाल राष्ट्रीय हो या स्थानीय हो। क्लियर? नहीं कर सकते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा है, बाहरी आपातकाल स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध और बाहरी आक्रमण। क्लियर? तो यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कारण यह है कि युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पे मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में यह चर्चा की गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जा सकता है और उस व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए या गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और उस व्यक्ति को चाहे आरोप साबित हुआ हो या नहीं हुआ हो, उसके पूर्व व्यापी कानूनों के आधार पर उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो वर्तमान समय के कानूनों के आधार पर ही उसे दंडित किया जा सकता है। क्लियर? तो यही क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों को युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बोहाग बिहू को डैश के नाम से जाना जाता है? देखिए, बोहाग बिहू को डैश, देखिए बिहू जो है असम और पूर्वोत्तर भारत का नृत्य है। तो यहाँ पे बोहाग बिहू को रंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहू कहाँ का नृत्य है? असम और पूर्वोत्तर भारत का। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए, मौर्य साम्राज्य भारत में एक अखिल स्तर पे, या आप सीधे कहिए कि अखंड भारत का निर्माण हुआ था मौर्य साम्राज्य के समय ही। जैसे काबुल, कंधार, हेरात, गजनी, ये सारे जो क्षेत्र थे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आते थे उस समय। वर्तमान समय में जैसे आपको शिलालेख मिलेगा, उसके आधार पे अशोक के शिलालेख के आधार मिला हुआ है, तो अफगानिस्तान के कई सारे शहरों से अशोक का शिलालेख मिला हुआ है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भारत हमारा अखंड भारत के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र यानी वर्तमान हमारा पटना। देखिए, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद का हत्या करके 322 ईस्वी में इसकी हत्या की थी घानानंद का, और चंद्रगुप्त मौर्य का ये मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ये चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, इन्हीं के दरबार में मेगास्थनीज नामक विद्वान आया जो यूनानी था, और इनके द्वारा एक बुक लिखा गया जिसका नाम है इंडिका। ये जो इंडिका बुक लिखा गया मौर्य साम्राज्य के बारे में ही इसमें चर्चा किया गया है। इंडिका बुक में मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। कहां आया था? मौर्य साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम आयु वाला भारतीय महिला बन गई। कहां पे? तो इन्होंने, देखिए हमारा करंट का क्वेश्चन है तो हम यहां डायरेक्ट आंसर करेंगे। इन्होंने विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, संघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, तो हमारा यहाँ पे यूएन होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला क्वेश्चन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? देखिए यहाँ पे सूत्र बनाने में वैलेंसी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम का संकेत क्या होता है? सिंबल Ba, और हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है? OH होता है। बेरियम का वैलेंसी 2 होता है संयोजकता, और ऑक्साइड का वैलेंसी क्या होता है? 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सूत्र बनाने का यही हमारा एक तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ हमारा बेरियम हुआ तो Ba,
यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन OH में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो OH का होल ट्वाइस। देखिए बेरियम ऑक्साइड, तो हमारा यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड का BaOH का होल ट्वाइस, कौन सा ऑप्शन है? BaOH का होल ट्वाइस, पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। क्लियर? यहाँ पे देखिए किसी भी तत्व का अगर किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र अगर बनाना हो तो वहां आपको वैलेंसी को देखकर चलना पड़ेगा। वैलेंसी के माध्यम से ही हम यहाँ पे केमिकल फार्मूला का निर्माण करते हैं, रासायनिक सूत्र का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? रंजीत सिंह गोल्ड कप, देखिए यहाँ पे रंजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। विभिन्न खेलों में विभिन्न ट्रॉफियां होती है, जिसे हम एक नेहरू ट्रॉफी भी है, नेहरू ट्रॉफी, आगा खां ट्रॉफी, आगा खां ट्रॉफी, अगला है बीटन ट्रॉफी, बीटन ट्रॉफी। क्लियर? उसके बाद पोलो में रोहेम्पटन, रोहेम्पटन ट्रॉफी, रोहेम्पटन ट्रॉफी, ये यूके में होता है, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद इंटरनेशनल, इंटरनेशनल पोलो कप, इंटरनेशनल पोलो कप। क्लियर? अगला है कबड्डी। देखिए कबड्डी में आप एक चीज देखिएगा, अगर कोई भी कप है कबड्डी से संबंधित तो उसमें कबड्डी लगा रहता है उसके लैंग्वेज में, तो यहां से आप उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित, तो क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। उसके बाद रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, एसेज ट्रॉफी, एसेज। ऐसे बहुत सारे ट्रॉफियां हैं जो क्रिकेट से संबंधित है, जो महत्वपूर्ण है, हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अगला क्वेश्चन हमारा, डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। देखिए प्राचीन समय में पार्टन सिस्टम के माध्यम से ही, यानी वस्तु विनिमय के माध्यम से ही वस्तुओं का खरीद बिक्री होता था। तो यहाँ पे वही काम कर रहा है, कौन सा? मुद्रा आज वही काम कर रहा है। पहले हम वस्तु के बदले में वस्तु को प्राप्त करते थे, लेकिन आज मुद्रा के बदले में हम वस्तु को प्राप्त करते हैं। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे आंसर ए होगा, मुद्रा। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया 25 सितंबर डैश को लॉन्च किया गया था। देखिए मेक इन इंडिया क्या होता है? मेक इन इंडिया जो है भारत में निवेश को और सुविधाजनक बनाता है और इनोवेशन को बढ़ावा देने का यह एक कार्यक्रम है, जिसे भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। और इसमें इनोवेशन को बढ़ावा दिया गया, यानी नवाचार को बढ़ावा दिया गया, और निवेश को अधिक मात्रा में सबसे सुगम और आसान बनाया गया, ताकि पेपर वाला प्रोसेस बहुत कम हो और जिसके माध्यम से इंडिया में FDI हो सके और विदेशी मुद्रा का भंडारण हो सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? देखिए मंगल पांडे का नाम काफी फेमस नाम है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका संबंध किस युद्ध या लड़ाई से है। क्लियर? तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ, ये हमारा 1803 से 1805 के बीच, 1803 से 1805 के बीच हमारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और ये जो आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ, ये राजपुर की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ, राजपुर की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि टोटल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, जो हमारा ये दूसरा हुआ, और ये पहला आंग्ल मराठा युद्ध हमारा 1775 से 1782 के बीच हुआ। और ये जो संधि हुआ, सलबाई की संधि द्वारा समाप्त हुआ। क्लियर? सलबाई की संधि कब हुआ? 1782 में। 1782 में सलबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। इस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। क्लियर? इस समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हमारा 1817 से 1818 के बीच हुआ। क्लियर? इसमें पूना की संधि के द्वारा इस युद्ध का समापन किया गया, और पेशवाई को हमेशा के लिए, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में हमेशा के लिए पेशवाई पद को समाप्त कर दिया गया। क्लियर? और मराठा साम्राज्य को अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया गया। उसके बाद हमारा 1857 का विद्रोह, इसी 1857 के विद्रोह का संबंध मंगल पांडे से है। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी विद्रोह अचानक प्रारंभ हो जाता है, उसकी चिंगारी वर्षों से सुलगती है और वह एक दिन आग के लपेट का रूप ले लेता है। वही काम मंगल पांडे के द्वारा किया गया
चर्बी वाला कारतूस के माध्यम से चर्बी वाला जो कांड हुआ, वही चर्बी वाला कांड ने आग में घी का काम किया और उस घटना को अंजाम देने वाले हमारे सिपाही मंगल पांडे थे। इनका संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था, 34वीं रेजिमेंट से था, इनका संबंध 34वीं रेजिमेंट से था। और इन्होंने देखिए विद्रोह का मेन कारण क्या था, ऐसे तो कारण वर्षों से आ रहे थे, अंग्रेजों द्वारा शोषणमूलक प्रवृत्तियों का शिकार किसान हुए थे, काश्तकार हुए थे, मजदूर हुए थे। इन सभी ने उसके बाद जो जिन देशी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, उनका सैनिक जो थे बेरोजगार हो गए थे, तो उन सभी ने भी उनके अंदर भी एक आग सुलग रही थी, तो और उसी को आग सुलगने का काम मंगल पांडे ने उनको फाइनली रूप अंजाम दे दिया। क्लियर? तो ये कारतूस वाला कांड मंगल पांडे के द्वारा किया गया और ये 34वीं नेटिव रेजिमेंट से संबंधित थे, इन्फेंट्री से। इन्होंने क्या किया कि जो चर्बी वाला जो ये कारतूस होता है उसको दांत से काटकर तब राइफल में उसको बंद किया जाता है, उसको डाला जाता है। क्लियर? तो इन्होंने उसको दांत से काटने से मना कर दिया, जिसके वजह से अंग्रेज अधिकारी इनके खिलाफ आ गए और इन्होंने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिया और फाइनली इन्हें 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया। क्लियर? तो इनका संबंध 1857 के भारतीय विद्रोह से है। क्लियर? यहां पे प्लासी का युद्ध जो है, देखिए प्लासी का युद्ध, अंग्रेज जब प्रारंभिक दौर में आए तो उन्होंने बंगाल पे अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया और इन वर्चस्व स्थापित करने के प्रयास में जितने भी राज रजवाड़े आए उनको अंग्रेजों ने साइड लगाते गया अपने दिमाग से। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ, अंग्रेज और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, अंग्रेज का जो सेना अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर? तो ये जो अंग्रेज सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और ये रॉबर्ट क्लाइव, और हमारे प्लासी के युद्ध में जो दूसरा पक्ष था किसका? सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला के खास व्यक्ति ने ही सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया और इनको 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मार दिया गया और फाइनली रॉबर्ट क्लाइव का बंगाल पे अधिकार हो गया। क्लियर? अगला कहा है हमारा ऑप्शन प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध। ये जो हुआ 1824 से 26 के बीच में हुआ। इस समय ये जो संधि जो हुआ यानडबू की संधि के द्वारा इस युद्ध का समापन किया गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2023 में भारतीय मूल के पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर मल्डोनाल्डो का डैश पुलिस विभाग में सर्वोत्तम रैंक वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। तो ये हमारा करंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल हमारा आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क होगा। अगला क्वेश्चन, डैश एक क्रिकेट शॉट है। ठीक है, क्रिकेट में बहुत सारे शॉट आते हैं, ऑफ ड्राइव, ऑन ड्राइव, स्टेट ड्राइव, तो जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाते हैं, यानी लंबवत घुमाते हैं और गेंद को जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर ओवर मिड ऑफ के बीच मारा जाता है, कवर ओवर मिड ऑफ के बीच, अर्थात स्टेट में मारा जाता है। क्लियर? तो हमारा यहां क्या होगा? स्टेट नहीं होगा, कवर ड्राइव, गेंद को कवर ओवर मिड ऑफ, तो यहां पे आंसर हमारा ऑफ ड्राइव होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत नाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? उनके योगदान के लिए सबसे पहले देखेंगे भारत नाट्यम कहाँ का नृत्य शैली है, तो भारत नाट्यम तमिलनाडु का नृत्य शैली है और राधा श्रीधर को सम्मानित किया गया। क्लियर? संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953 में हुआ था और इसे पूर्व में राष्ट्रपति 1953 से पूर्व इसे राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? कब का? 2022 का। देखिए फीफा विश्व कप प्रत्येक 4 वर्ष पे आयोजित होता है। फीफा विश्व कप एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल वाली संस्था है जो प्रत्येक 4 वर्ष पे वर्ल्ड कप फुटबॉल में खिलाती है। तो इसका मेजबानी किस देश ने किया था? तो इसका मेजबानी कतर ने किया था। क्लियर? कतर कहाँ का देश है? अरब प्रायद्वीप का एक छोटा सा कंट्री है। यहाँ पे हम देखेंगे 2022 प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है, तो 2026 का जो विश्व कप होगा फीफा का वो कहाँ होगा? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, इन 3 कंट्री में अगला फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन होगा। क्लियर? यहाँ पे देखेंगे कतर जो था 2024 में कतर में आयोजित हुआ था, तो यहाँ पे जो 2022 का फीफा विश्व कप विजेता था अर्जेंटीना और उप विजेता फ्रांस। क्लियर? उप विजेता फ्रांस। अर्जेंटीना जो है तीसरी बार फीफा विश्व कप जीता है। अगला क्वेश्चन,
अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? क्लियर? देखिए आज वनडे एग्जाम में खेल से संबंधित, खिलाड़ी से संबंधित एक प्रश्न रहने की संभावना रहती है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं अंकिता रैना, तो हमारा यहाँ पे लॉन टेनिस हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है और उसके लिए कानून पारित किया है? क्लियर? देखिए 30% सरकारी, राज्य सरकार के सरकारी नौकरियों में, तो हमारा यहाँ पे आंसर उत्तराखंड होगा। क्लियर? देखिए उत्तराखंड राज्य का जो गठन किया गया था, सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। क्लियर? उसके बाद उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, उत्तराखंड राज्य का गठन, तो ये हमारा 9 नवंबर 2000 का। उसके बाद फाइनली हमारा बिहार से अलग हुआ था झारखंड, इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। क्लियर? तो ये हमारा आज का रहा क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। फिर हम मिलेंगे अगले शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।